हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। मैं राहुल सर आपके लिए फिर आज का आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ, जिसको पढ़ के आपको बहुत ही मज़ा आएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैं समझाता हूँ वो समझ में आ रहा होगा, या फिर जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं या फिर हमारे द्वारा आपको जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे, जिसको आप समझने का प्रयास भी कर रहे होंगे। और जहाँ मेरी पूरी उम्मीद है और मैं पूरा आशा करता हूँ कि आप हमारा टॉपिक जो हमारे इस ऑनलाइन जो कि आपके विद्यालय के द्वारा आपके स्कूल के द्वारा जो ये ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हुई है, जिसको मैं बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं यहाँ तक यही चाह रहा हूँ कि आप अच्छे से अच्छे तरीके से आप समझ सको, जैसे कि आप एज ए यूजुअल क्लास में आप पढ़ते हो वैसे ही आपको मैं पढ़ा सकूं और आपको मैं समझा सकूं, ये हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। सो चिल्ड्रन, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल हमने ख़त्म किया था, कल हमारा टिथ यानी कि जो आपका टिथ की टॉपिक थी, माउथ हमने पढ़ लिया था। माउथ के टॉपिक के बारे में टिथ नहीं पढ़ा था, तो आज हम टिथ के बारे में पढ़ेंगे कि वो टिथ होता क्या है और टिथ कितने होते हैं, टिथ के प्रकार कितने होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे और पढ़ेंगे। सो चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, और लाइक कर दें ताकि हमें भी थोड़ी सी खुशी मिल जाए और हमें प्रोत्साहन मिलती है। जब आप लाइक करते हो तो हमें प्रोत्साहन मिलती है और हमें अच्छा लगता है, ताकि मैं और आपको अच्छे तरीके से बता सकूं और बेहतर ढंग से आपको पढ़ा सकूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दिया है, देखिए टिथ कितने प्रकार के होते हैं। जैसे चिल्ड्रन हम जानते हैं या फिर आपने पहले की क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि टिथ जो होता है वो 4 मेन पार्ट्स होते हैं। टिथ 4 प्रकार के होते हैं। देर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ टिथ इन ह्यूमन। कह रहे हैं कि मानव में 4 प्रकार के टिथ पाए जाते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला टिथ का नाम क्या है। सो चिल्ड्रन, हम जानते हैं कि टीथ 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो हमारे दांत होती हैं हमारे माउथ में वो 4 प्रकार की होती हैं। पहला है इंसिसर्स, दूसरा है कैनिन्स, तीसरा है प्रीमोलर्स एंड चौथा है मोलर्स। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के टिथ होते हैं। कौन कौन से? इंसिसर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। द फ्रंट 4 टीथ इन ईच जा आर द सीसर्स आर। तो चलिए चिल्ड्रन, हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दिया है क्या, द फ्रंट फोर टीथ इन इच जा आर द इंसिसर्स, यानी कि हमारे सामने के जो 4 दांत होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इंसिसर्स कहते हैं। दे आर फ्लैट एंड हेल्प इन बाइटिंग द फूड। कह रहा है कि ये फ्लैट होते हैं यानी चौड़े होते हैं, और जो कि हमारे भोजन को बाइट करने में यानी कि कट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। कट करने में मदद करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको बाइट करते हैं यानी कि टुकड़ों में बांट देते हैं, भोजन को टुकड़ा करने में मदद करते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसिसर्स आर द कैनिन्स, और वहीं दूसरी साइड क्या होता है, ठीक उसके बगल में यानी कि उससे आगे बढ़ें तो इंसिसर्स होता है, यानी कि दूसरी दांत इंसिसर्स आर द कैनिन्स, यानी इंसिसर के जो बगल में जो दांत होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैनिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनिन्स। दिस आर शार्प एंड 2 इन नंबर्स इन ईच जा। कह रहा है कि ये दो, इनकी संख्याएं कितनी होती हैं, 2 होती हैं, यानी प्रत्येक जा में, यानी अपर जा एंड लोअर जा। और ऊपर वाले को हम कहते हैं, यानी कि माउथ के ऊपर वाले को हम कहते हैं अपर जा, और नीचे वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, लोअर जा। तो ये दोनों जाओं में यानी दोनों जबड़ों में 2-2 ठो पाई जाती हैं। कौन सी, कैनिन्स। जो कैनिन्स होता है ये 2-2 ठो दोनों जा में पाई जाती हैं। ठीक है चिल्ड्रन, लेट चिल्ड्रन, मैं क्या बता रहा था कि ये जो चीज़ें होती हैं कौन सी, यानी जो कैनिन्स होती हैं ये अपर और लोअर जा में दोनों में 2-2 ठो पाई जाती हैं, यानी इनकी संख्याएं कितनी होती हैं, कैनिन्स की 2 होती हैं, यानी कि ये 2 ही पाई जाती हैं हमारे अपर जा और लोअर जा में, यानी कि 2-2-4 टोटल, कुल हमारी दांतों में हमारी टोटल 32 टिथ होते हैं, उसमें ये 4 होती हैं, उसमें ये कितनी होती हैं, 4 होती हैं।
कह रहे हैं कि दीज आर शार्प एंड टू इन नंबर्स इन इज दे आर मेंट ऑफ टीयरिंग ऑफ फूड। कह रहा है कि ये भोजन को, ये कह रहा है कि शार्प यानी तेज होती हैं, और ये वैसे भोजन को जो कि हमारे दांत के द्वारा क्रश नहीं किया जा सकता यानी कुचला नहीं जा सकता, उस भोजन को वो टीयर करती हैं। टीयर मतलब चीरना फाड़ना होता है, तो वो भोजन को चीर फाड़ करती हैं यानी कि चीर फाड़ देती हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये हमारा काम ये करती हैं। चलिए 1 मिनट। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि ये चीर फाड़ करने का काम करती हैं। कौन सी टीथ यानी कैनिन्स जो टीथ होती हैं वो चीर फाड़ करने का काम करती हैं। द प्री मोलर्स एंड मोलर्स आर मेंट ऑफ ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ द फूड। कह रहा है जो प्री मोलर्स और मोलर्स ये भी 2 प्रकार की टीथ होती हैं। ये क्या करती हैं, तो ग्राइंड एंड क्रश यानी कि हमारे भोजन को, यानी कि जो तोड़े या छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे गए जो भोजन होते हैं उनको ग्राइंड करती हैं यानी क्रश करती हैं। ठीक है, क्रश करने का क्या मतलब, क्रश करने का मतलब कि वो उस भोजन को पीस देती हैं और पीस के एक सिंपलर फॉर्म में चेंज करती हैं, ताकि उसको आसानी से हम क्या कर सकें कि निगल सकें। ठीक है, आगे देखिए दिया है प्री मोलर्स आर बिहाइंड द कैनिन्स 2 इन नंबर ऑन आइदर साइड इन ईच जा। कह रहा है कि प्री मोलर्स जो होता है वो 2 की संख्या में होता है, यानी कि 2 ठो होता है प्री मोलर्स और 2 होता है मोलर्स। ठीक है, जो कह रहे हैं कि ऑन आइदर साइड इन इज जा 2 इन नंबर 2 की संख्याओं में होती हैं, और बिहाइंड द कैनिन्स कैनिन्स के पीछे होती हैं प्री मोलर्स। ठीक है, और कितनी होती हैं, 2 होती हैं। और कितना, इन आइदर साइड यानी कि दोनों साइड में, और वो 2 की संख्या में होती हैं ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोलर्स आर बिहाइंड द प्री मोलर्स, और प्री मोलर्स के पीछे होता है मोलर्स। ठीक है, जो काफ़ी चौड़े चौड़े दांत होते हैं, यानी कि सबसे पीछे का जो दांत होता है हमारा उसको हम मोलर्स कहते हैं। ठीक है, जो उसको क्रश करने में यानी कि कुचलने में मदद करता है। किसको कुचलने में, भोजन को कुचलने में मदद करता है। आगे देखिए दिया है क्या, इन एन एडल्ट, कह रहा है कि वयस्कों में, यानी कि जो लोग युवा हो जाते हैं यानी कि यंग हो जाते हैं। ठीक है, तो उनमें कह रहा है कि दे आर 6 इन नंबर्स इन इच जा। कह रहा है कि उनमें 6 की संख्या में होती हैं, यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है मोलर्स की, 6 होती है प्रत्येक जा में। 3 इच ऑन आइदर साइड ऑफ द प्री मोलर, प्रत्येक साइड 3 होता है। इन यंग पीपल देर आर 8 मोलर्स इन ऑल, और कुल कह रहा है कि यानी कि कुल यंग पीपल में, यानी कि जो युवा लोग होते हैं उनमें कुल कितने मोलर्स होते हैं, 8 मोलर्स होते हैं, यानी 8 मोलर्स टिथ होते हैं। इन एन एडल्ट देयर द सेकेंड सेट ऑफ 4 मोलर्स अपीयर्स एट द एज ऑफ 18 और इवन लेटर। कह रहे कि जो सेकेंड सेट यानी कि दूसरा जो सेट होता है 4 मोलर का, यानी कि इस तरह क्या हो गया 6 6 12, लेकिन इस तरह 8 8 16, तो बाकी 4 जो सेट बचा वो कह रहा है कि वो अपीयर यानी दिखता है कब, एट द एज ऑफ 18, यानी कि 18 की उम्र के बाद वो दांत क्या होती है, 18 या 18 की उम्र के बाद वो दांत दिखती है या दिखाई पड़ती है। दीज आर कॉल्ड द विजडम टीथ। उस टीथ को क्या कहते हैं, उस 4 सेट ऑफ मोलर टीथ को क्या कहते हैं जो 18 या 18 के बाद एज में हमें दिखाई देती है या फिर हमें दिखती है, उस टीथ को हम विजडम टीथ कहते हैं। इच जा इन एन एडल्ट हैज़ 16 टीथ और 32 टीथ इन ऑल। कह रहा है कि इच जा इन एन एडल्ट, प्रत्येक एडल्ट में यानी वयस्क में। वयस्क एडल्ट किसको कहते हैं, जो बालिक नहीं, बालिक हो जाते हैं, यानी कि जो कि कह लें तो सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन करने के योग्य हो जाते हैं। जो लोग वयस्क हो जाते हैं यानी कि नौजवान हो जाते हैं, उनको बच्चे, उसके बाद एक ठो न्यू बॉर्न बेबी होता है। ठीक है, एक ठो उसके बाद फिर चाइल्ड होता है, चाइल्ड के बाद फिर यंग एज आता है, उस यंग एज को हम एडल्ट कहते हैं। ठीक है, जिनमें कह रहा है कि 16 टीथ पाई जाती हैं। कितने टीथ, 16 टीथ पाई जाती हैं प्रत्येक जाम में, यानी नीचे भी 16 और ऊपर भी 16 पाई जाती हैं। आगे चिल्ड्रन बात करें, इसमें चीज़ बता दें कि जो हमारी दांत होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं।
एक तो होता है मिल्क टीथ यानी टेम्पररी टीथ उसको कहते हैं, और एक तो परमानेंट टीथ होता है। टेम्पररी टीथ को ही हम मिल्क टीथ कहते हैं, यानी कि दूध का दांत जिसको हम बोलते हैं, जो कि बच्चों के जन्मजात के समय ये दांत निकलती है और धीरे धीरे एक एक करके झड़ती रहती है, फॉल ऑफ हो जाती है, यानी कि वो टूट जाती है। और उसके बाद जो टीथ निकलता है, यानी जो दांत हमारे माउथ में निकलता है, उस दांत को हम परमानेंट टीथ कहते हैं। टेम्पररी टीथ किसको कहते हैं? जो हमारे बचपन में निकलती है, जिसको दूध का दांत कहते हैं, और वो धीरे धीरे टूटता रहता है। उसके बाद जो टीथ निकलता है उसको परमानेंट टीथ, और जो बचपन के समय निकलता है दांत उसको कहते हैं टेम्पररी टीथ। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे द मेन फंक्शन ऑफ टीथ, यानी कि दांत का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है। दांत का जो मुख्य कार्य होता है, द मेन फंक्शन ऑफ टीथ इज टू च्यू द फूड, यानी कि भोजन को चबाने का मुख्य कार्य होता है। दांत का कार्य यही होता है वो कि वो भोजन को चबा सके, ठीक है, चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में उसको मसल सके, ताकि वो आसानी से उसको स्वेलो डाउन इन स्टमक, यानी कि पेट में उसको निगल सके। इसके कारण उसको क्या करता है, च्यू करता है, यानी चबाता है, चबाकर उसको क्रश करता है, ग्राइंड करता है। एंड हिज प्रोसेस इज कॉल्ड मास्टिकेशन, कह रहा है कि इस प्रक्रिया को, किस प्रक्रिया को, यानी भोजन के चबाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मास्टिकेशन, ठीक है, मास्टिकेशन कहा जाता है। ड्यूरिंग मास्टिकेशन फूड इज मिक्सड विथ सैलिवा, और इसी मास्टिकेशन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि जो फूड है वो सैलिवा से मिक्स हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टंग। टंग यानी कि जीवा, जीभ, जिसको हम जीभ कहते हैं। इस जीवा के कारण ही हम अलग अलग भोजन के स्वाद ले पाते हैं, और अलग अलग भोजन का स्वाद हमें मिल पाता है चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसका भी एक हमारे बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और ये इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। देखिए क्या दिया है, टंग ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, कह रहा है टंग जो होता है एक फ्लैशी यानी कि मांसपेशीय ऑर्गन होता है, अंग होता है, इज अटैच टू द बैक एंड फ्री एट द फ्रंट, कह रहा है बैक एंड फ्री एट द फ्रंट, जो कि हमारे माउथ में पीछे से लेकर आगे तक पाया जाता है या होता है, सामने तक। इट कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, कह रहा है कि ये चारों डायरेक्शन में, यानी कि सभी दिशाओं में मूव कर सकता है हमारे माउथ में, मुंह के अंदर, हमारे मुंह के अंदर ये सभी दिशाओं में मूव कर सकता है। इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, कह रहा है कि इसका फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। तो कह रहा है कि यह भी एक मुख्य, यानी कि कह रहा है निम्नलिखित कार्य निभाता है या फिर परफॉर्म करता है, प्रदर्शित करता है। पहला जो कार्य इसका क्या है, देखिए, हेल्प्स इन मिक्सिंग द च्यूड फूड विथ सैलिवा, यह इसका पहला कार्य कि इसका टंग का जो पहला कार्य है वो फूड को मिक्स करना सैलिवा के साथ चबाकर, यानी कि जो च्यूड फूड होता है, यानी कि जो कुचला हुआ भोजन होता है, जो चबाया हुआ भोजन होता है, उसको सैलिवा के साथ मिक्स करना इसका पहला कार्य होता है। दूसरा कार्य क्या होता है, हेल्प्स इन स्वैलोइंग फूड, भोजन को निगलना, भोजन को निगलने में मदद करना, वो उसका दूसरा कार्य होता है, यानी टंग की सहायता से हम भोजन को निगल पाते हैं। हेल्प्स टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, कह रहा है कि यह तीसरा कार्य इसका क्या होता है कि अलग अलग स्वाद को पहचानना, अलग अलग स्वाद को पहचानने में भी यह हमारी मदद करता है। विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड, जिसको टेस्ट बर्ड कहते हैं। हमारे जीवा पे देखेंगे कि दाने दाने करके कुछ पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे अंकुरित दाने की तरह हमारे जीवा पे यानी जीभ पर पाए जाते हैं। उसी छोटे छोटे दाने को हम क्या कहते हैं, टेस्ट बर्ड कहते हैं। उसी दानों की सहायता से, यानी जो दाने की तरह हमारे जीवा पे पाए जाते हैं, उन्हीं दानों की सहायता से हम किसी भी भोजन का टेस्ट यानी स्वाद पहचान पाते हैं कि कोई भी भोजन कैसा है, यानी कि खट्टा है, मीठा है, तीखा है, किस प्रकार का भोजन है, उसका टेस्ट कैसा है, ये हम जान पाते हैं और पहचान पाते हैं। देखिए तो कौन सा पोर्शन आपको, कौन सा पोर्शन खट्टा मीठा और तीखा का एहसास कराता है, यानी कि पहचान कराता है, जीवा का कौन सा पोर्शन। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये आपका जीवे का यानी कि टंग का ये फिगर है। टंग का फिगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जहाँ की देखिए जो लास्ट वाला इस साइड में यानी इस कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा बीटर, जहाँ पे बीटर दिख रहा है, यानी कि इस साइड का पोर्शन ये क्या कराता है,
तीखे का यानी तीखे भोजन का, जो भोजन तीखा होता है और हमें पता चलता है कि तीखा है, तो वहाँ का बर्ड यानी वहाँ जो उपस्थित प्रेजेंट जो होते हैं वो बर्ड उस जगह पे उसको वो क्या कराता है, शो कराता है, यानी कि पहचान कराता है कि वह भोजन क्या है, तीखा है। उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे साइड में, तो वहाँ पे जो बर्ड्स होंगे वो बर्ड्स खट्टे का यानी भोजन के खट्टे होने का स्वाद पता कराते हैं, या हमें उससे उन बर्डों से यानी कि वो जो बर्ड्स पाए जाते हैं टंग्स पे, उनकी सहायता से हम खट्टे होने के चीज़ें जान सकते हैं। उससे थोड़ा सा नीचे आए तो साल्ट यानी कि नमकीन, और उससे नीचे यानी कि फ्रंट सरफेस पे जो है यानी कि जीवा के फ्रंट फेस पे यहाँ पे सामने यानी ये सामने का जो पार्ट्स होता है ये स्वीट यानी किसी भी चीज़ को मीठे होने का स्वाद हमें बताता है कि ये चीज़ मीठा है। समझ में आया चिल्ड्रन? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ बिना समय को वेस्ट किए हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा जूम कर लें ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। चलिए आगे देखिए बढ़ते हैं। अब इसमें तो एक्टिविटी है। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट पेज का पहला है हमारा ऑस्फेगस। ऑस्फेगस जो हम कल पढ़े थे एलिमेंट्री कैनल के बारे में। एलिमेंट्री कैनल के जो कई पार्ट्स पढ़े थे उन्हीं का एलिमेंट्री कैनल्स का ही यह एक पार्ट है, और जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो भी क्या थे, एलिमेंट्री कैनल्स के ही पार्ट थे। तो जैसे देखिए ये हमारा ऑस्फेगस है। ऑस्फेगस किसको कहते हैं? मैंने बताया था कि ऑस्फेगस एक भोजन नली है, यानी जिस नली के द्वारा भोजन हमारे स्टमक में पहुंचता है उस नली को हम क्या कहते हैं, ऑस्फेगस कहते हैं, या फिर फूड पाइप भी उसी को हम कहते हैं। दिया ऑस्फेगस इज ए हॉलो ट्यूब। यह एक खोखली नली होती है जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है। कितनी सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। मेड अप ऑफ मसल्स, जो किसकी बनी होती है, मांसपेशियों की बनी होती है। आफ्टर द फूड इज swallowed, कह रहे कि जैसे ही हम भोजन को निगलते हैं तो उसको निगलने के बाद इट मूव्स डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल। कह रहा है कि जैसे भोजन को मुंह में लेकर इसको निगलते हैं तो उसकी जो मांसपेशियां होती हैं वो ऊपर से उस भोजन को अंदर की ओर क्या करती है, मूव्स कराने में यानी कि अंदर भेजने में मदद करती हैं। फ्रॉम ऑस्फेगस द फूड गोज इनटू द स्टमक। और ऑस्फेगस के बाद वो भोजन कहाँ जाता है, तो ऑस्फेगस के बाद वो भोजन हमारे स्टमक में पहुँचता है। स्टमक क्या है? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टमक का। तो ये स्टमक क्या है? तो देखिए चिल्ड्रन, स्टमक जो होता है ये स्टमक है हमारा। यहाँ पे जो देखिए रेड कलर का जो दिख रहा है पोर्शन, यहाँ पे आपको रेड कलर का जो पोर्शन दिख रहा होगा, इस यानी कि साइड में जो फिगर बनाया है उसमें रेड कलर का जे शेप में बनाया गया है। उस फिगर को आप ध्यान से देखिए, वो फिगर एक जे शेप का है, ठीक है। यानी कि जैसे अगर हम जे बनाते हैं, देख लें तो जे की तरह वो फिगर है, एज लाइक अ जे, यानी जे शेप के आकार का वो फिगर है। तो हमारे स्टमक का वो फिगर है, वैसा ही स्टमक हमारे अंदर होता है। ये हमारा इतना बड़ा पेट दिखता है, ऐसा एक्चुअली नहीं है, उसमें छोटा सा एक थैला होता है, ठीक है, जो कि स्टमक होता है। इतने बड़े ये में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर वगैरह बहुत सारी चीज़ें, पैनक्रियाज, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है स्टमक। और स्टमक इज ए जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मसल्स। कह रहे कि हमारा स्टमक जो है वो जे शेप्ड यानी जे के आकार का एक संरचना है, ठीक है ना, थैला है, मेड अप ऑफ मसल, जो कि मसल्स का बना हुआ है यानी कि मांसपेशियों से बना हुआ है। द स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। जो हमारा स्टमक है वो वाइडेस्ट पार्ट यानी बहुत ही चौड़ा भाग है हमारे बॉडी का, या फिर एलिमेंट्री कैनल का। एलिमेंट्री कैनल का सबसे चौड़ा भाग वही है स्टमक। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक। कह रहा है कि जो परत होती है स्टमक की, द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी कि हमारे स्टमक के परत में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि सेक्रेट करती हैं यानी रिसाव करती हैं। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि हमारे स्टमक में एक परत के रूप में होती हैं, ठीक है, जो कि सेक्रेट करती हैं यानी कि रिसाव करती हैं, निष्कासित करती हैं। किस चीज़ का निष्कासित करती हैं? डाइजेस्टिव जूस का, विच कंटेन, वो डाइजेस्टिव जूस जो कि उस भोजन को पचाने में मदद करता है। जो भोजन हमारे माउथ के थ्रू ऑस्फेगस से होकर हमारे स्टमक में पहुंचता है, उस भोजन को पचाने में मदद करती हैं वो डाइजेस्टिव जूस, जिसका नाम है म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड
एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डाइजेस्टिव जूस में पाई जाती हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड्स। कह रहे जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक लाइनिंग को। स्टमक लाइनिंग यानी कि उस हमारे पेट के, यानी जो हमारा पेट होता है, ठीक है, हमारे पेट के स्टमक के लाइनिंग यानी परत को बचाता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड, यानी कि एंजाइम्स और एसिड के कार्य से नुकसान होने से हमारा जो, क्योंकि एसिड है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पेट को नुकसान करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एसिड क्या होता है कि हमारे लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए वो हानिकारक होता है। तो वो चाहे कोई भी एसिड हो वो नुकसानदेह ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड जो होता है वो हमारे स्टमक को नुकसान न पहुँचाए, उससे प्रोटेक्ट करता है उस हमारे स्टमक लाइनिंग को, जो कि सेक्रेशन करती है ये सारे डाइजेस्टिव जूस को। तो म्यूकस उसमें एक ऐसा डाइजेस्टिव जूस होता है जो कि हमारे स्टमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है चिल्ड्रन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द बैक्टीरिया दैट माइट इंटर अलॉन्ग विद द फूड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे यानी कि HCl, ये बहुत ही खतरनाक एसिड है, समझ ले चिल्ड्रन। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ख़तरनाक एसिड है जो कि मदद करता है, हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, उस डाइजेस्टिव जूस के द्वारा रिलीज़ होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो कि हमें मदद करता है किस चीज़ में, यानी जो भोजन के साथ अगर कोई भी बैक्टीरिया हमारे अंदर जाती है तो उसको मारने में, यानी कि जो अगर भोजन खा रहे हैं हम, उसके साथ कोई बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर चली गई तो उसको किल कर देता है, यानी कि मार देता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एसिड मेक्स द फूड एसिडिक टू प्रमोट द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। कह रहा है कि जो ये एसिड है ये भोजन को एसिडिक बना देता है और उसको प्रमोट करता है, यानी कि बढ़ावा देता है द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम्स को कार्य करने के लिए बढ़ावा देता है। द स्टमक मसल्स चर्न द फूड विथ गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स इन द स्टमक वॉल। कह रहा है कि वह उसको पूरी तरह से मिक्स कर देता है। चर्न मतलब मह देता है, जैसे कि हम कह लें तो जैसे कि दही को चर्निंग करते हैं, महते हैं, उस प्रकार से वो पूरा उसको क्या कर देता है, स्टमक मसल्स चर्न, यानी कि जो स्टमक का मसल्स होता है उसको पूरी तरह से चर्न कर देता है, उस भोजन को मथ देता है विथ गैस्ट्रिक जूस, यानी उन गैस्ट्रिक जूस के साथ जो कि जिसका सेक्रेशन होता है ग्लैंड्स के द्वारा इन द स्टमक, हमारे स्टमक वॉल में। द फूड स्टे इन द स्टमक फॉर 2 to 4 आवर्स। कह रहा है जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे स्टमक में केवल 2 से 4 घंटे तक मौजूद रहता है। मोस्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन स्टमक। कह रहा है कि अधिकांश जो भोजन होता है वो हमारे स्टमक में ही पच जाता है, यानी कि भोजन की अधिकांश मात्रा जो होती है वो हमारे स्टमक में ही पच जाती है पूरी तरह से। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्टमक के बाद भोजन कहाँ जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक हाईली, यानी कह लें तो बड़ी एक कॉइल कुंडली की तरह होती है, जैसा कि कॉइल होता है किसी भी चीज़ का, उस कॉइल की तरह होती है। जैसे कि इसमें फिगर दिया है, आपको मैं फिगर को जूम करके दिखाना चाहूँगा ताकि आप देख लो और समझ सको। देखो ये जो बाहरी परत है, यानी ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें दिख रही है वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन उसके अंदर जो ये है कॉइल की तरह संरचना वो है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो चिल्ड्रन ये एक कॉइल की तरह होता है और जो क्या करता है बता रहे हैं, जिसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 7.5 मीटर की होती है, और ये एक लंबी नली है, ठीक है, लंबी नली की तरह होता है, जैसे एक पाइप की तरह होता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड इज कैरिड आउट एंड कंप्लीटेड हियर। कह रहा है कि डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड, यानी किसी भी प्रकार के, यानी प्रत्येक सभी प्रकार के जो भोजन होते हैं पचे हुए वो कैरिड आउट, यानी कि ले जाए जाते हैं कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि ये तो क्लियर है कि जो भोजन हम खाते हैं वो माउथ के थ्रू कहाँ जाता है, माउथ के थ्रू टीथ की सहायता से उसको च्यू किया जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, बांटने के बाद उसको ऑस्फेगस के थ्रू हमारे स्टमक में पहुंचता है, स्टमक में पूरी तरह से डाइजेस्ट होने के तत्पश्चात, यानी कि मैक्सिमम डाइजेशन वहीं पे हो जाती है, और उसके बाद जो बचता है उसको फिर उस भोजन को पास्ड करा, यानी कि गुजार दिया जाता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन को भेज दिया जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये भोजन जो डाइजेशन, सभी प्रकार के जो डाइजेशन हुए होते हैं, सभी प्रकार के भोजन का जो डाइजेशन होता है, ये भोजन ले लिए जाते हैं किसके, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ऑल्सो टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यहाँ पे पचे हुए भोजन को ग्रहण किया जाता है, लिया जाता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में। द एब्जॉर्ब फूड इज पास्ड इनटू द ब्लड सिस्टम। कह रहे हैं जो एब्जॉर्ब फूड होते हैं यानी जो भोजन लिया जाता है उनसे स्टमक से, पास्ड इनटू द ब्लड सिस्टम, उसको ब्लड सिस्टम यानी कि रक्त तंत्रिका में भेज दिया जाता है, थ्रू विच द न्यूट्रिएंट्स रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो एक्चुअली भोजन नहीं भेजा जाता चिल्ड्रेन, यहाँ पे ये गलतफहमी मत रहिएगा कि भोजन को भेजा जाता है ब्लड सिस्टम में, नहीं। भोजन से प्राप्त जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस न्यूट्रिएंट्स को ब्लड सिस्टम के थ्रू भेज दिया जाता है ताकि हमारे बॉडी में उपस्थित सारे भागों में वो क्या हो सके, न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके, डाइजेस्ट। क्योंकि हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स में ब्लड होता है, तो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स में स्मॉल इंटेस्ट ये में। सो चिल्ड्रन मेरे कहने का क्या मतलब था कि जो भी मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में भेज दिए जाते हैं। दियर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज। यानी कि डाइजेशन यानी जो भी पाचन क्रिया होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इज कैरिड आउट, उसको क्या किया जाता है, बाहर ले लिया जाता है या फिर बाहर लाया जाता है विद द हेल्प ऑफ किसके द्वारा, सेक्रेशन यानी जो रिसाव या फिर स्रावित होता है यानी कि बहता है, फ्लो करता है, क्या फ्लो करता है, फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज, यानी कि लीवर और पैनक्रियाज से जो भी सेक्रेशन होती है, ठीक है, उसके थ्रू या फिर उसकी सहायता से उसको बाहर ले लिया जाता है। दिया आगे लीवर यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ही जुड़ा है लीवर। तो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इज़ ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड। कह रहा है लीवर जो है यानी हमारा लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। तो यकृत जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है यानी सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी बॉडी में। यानी कि अगर कोई पूछे कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी तो कहेंगे लीवर। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और यह किस कलर का होता है, इज़ ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड। यह रेडिश ब्राउन कलर का यानी कि जैसे कि गाजर होता है, एक गाजर ब्राउन कलर में होते हैं वैसे ये उस कलर में होते हैं। लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, और ये हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं ऑन द राइट साइड। किस साइड में, राइट साइड में। इट सेक्रेट्स द बाइल जूस, यह बाइल जूस का सेक्रेशन करता है। बाइल जूस मतलब पित्त होती है, जैसा कि पित्त, अब जैसे कि मछली काटे होगे तो उसमें देखे होगे कि पित्त की थैली निकलती है, तो उससे वो उस बाइल जूस का क्या होता है, सेक्रेशन होता है, रिसाव होता है। विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, जिसकी सहायता से फैट्स यानी हमारे भोजन में जो फैट्स पाए जाते हैं, वसा जो होता है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। कौन, ये बाइल जूस करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड गाल ब्लैडर, क्या, जिसको पित्त की थैली कहते हैं। गाल ब्लैडर अभी मैं बताया, उसको पित्त की थैली, इसी गाल ब्लैडर में, यानी ये गाल ब्लैडर कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है, और मतलब लीवर के पास होता है। और ये गाल ब्लैडर क्या स्टोर करता है, तो बाइल जूस को स्टोर किया रहता है। ठीक है, और ये बाइल जूस सेक्रेशन होता है कब, जब भोजन को पूरी तरह से पचा के स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर निकाल लिया जाता है। किसकी सहायता से, वही लीवर एंड पैनक्रियाज की सहायता से। और उसके बाद ये लीवर अपना कार्य शुरू करता है। शुरू करने में क्या करता है कि ये लीवर क्या करता है, एक बाइल जूस क्रिएट करता है, सेक्रेशन करता है। बाइल जूस कहाँ से सेक्रेशन होता है, तो गाल ब्लैडर से होता है। जिस बाइल जूस की सहायता से जो हमारे भोजन में उपस्थित फैट होते हैं वो क्या होता है कि डाइजेस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज ए पिंक कलर्ड लीफ लाइक ग्लैंड। पैनक्रियाज क्या होता है, पैनक्रियाज कह रहा है कि एक पिंक कलर का लीफ लाइक ग्लैंड है, यानी पत्तियों की तरह एक ग्रंथि होती है। जैसे पत्तियों का स्ट्रक्चर होता है उसी के जैसा ये एक ग्रंथि होती है। इट मेक्स अबाउट 2 लीटर्स पैनक्रियाज जूस, पैनक्रियाटिक जूस। कह रहा है कि यह लगभग 2 लीटर पैनक्रियाटिक जूस रखता है प्रत्येक दिन में, मतलब तैयार करता है, कह लें तो बनाता है। यानी कि लगभग 2 लीटर पैनक्रियाटिक जूस ये तैयार करता है, बनाता है प्रतिदिन। इट्स एंजाइम्स कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल 3 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कह रहा है कि ये पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं ये भी कहीं ना कहीं मदद करते हैं क्या करने में। देखिए अभी तक तो हमारा जो भी न्यूट्रिएंट्स होते थे वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड सिस्टम के थ्रू ये होता था, लेकिन उससे पहले भी उन न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली हमारे बॉडी को नहीं दिया जाता। ठीक है, उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करने के बाद ही उसको, यानी
सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करने के बाद ही उसको ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू ब्लड सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे कि पैनक्रियाटिक जूस जो कि सेक्रेशन होता है या फिर जो पैनक्रियाज होता है वो प्रतिदिन 2 लीटर पैनक्रियाटिक जूस तैयार करता है। वो पैनक्रियाटिक जूस क्या करते हैं हमारी बॉडी में, तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम्स की तरह कार्य करते हैं। एंजाइम्स जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है कह लें तो ये भी हमारे भोजन से उपस्थित जो उत्पन्न जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये जो सारी चीज़ें हैं इनको, इन तीनों को ये पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। चिल्ड्रन क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। किसको, यानी पैनक्रियाटिक जूस किसको डाइजेस्ट करता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करा। फॉर इफिशियंट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। कह रहा है कि फॉर इफिशियंट एब्जॉर्प्शन, अपर्याप्त मात्रा के लिए, अपर्याप्त पोषण तत्वों के ग्रहणता के लिए, यानी कह लें तो एब्जॉर्प्शन के लिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ द फॉलोइंग फीचर। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास निम्नलिखित क्या हैं, फीचर्स पाए जाते हैं, यानी कि विशेषता होती हैं। पहला, इट इज़ वेरी लॉन्ग, ये स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है। कितनी होती है, बताया गया कि लगभग 7.5 मीटर की होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन इज़ थिन टू अलाउ रैपिड एंट्री ऑफ सब्सटेंस। कह रहा है कि जो इसकी लाइनिंग होती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो परत होती है वो पतली होती है, ठीक है, जिससे जो कि अलाउ यानी कि आज्ञा देती है रैपिड एंट्री ऑफ सब्सटेंस, यानी कि निरंतर किसी सब्सटेंस को प्रवेश करने की परमिशन देती है। द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कंटेन्स न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। कह रहा है कि एक फिंगर लाइक यानी कि हमारे उंगलियों के जैसे इनका प्रक्षेपण होता है, प्रक्षेप होता है, यानी कि एक प्रदर्शित करते हैं, एक संरचना प्रदर्शित होती है, फिंगर लाइक संरचना को प्रदर्शित करते हैं या फिर रखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, विली कहते हैं चिल्ड्रन। जैसा कि यहाँ पे ये दिखाया गया है, यही संरचना विली का है, ठीक है। द विली इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन टू अबाउट 5 टाइम्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड। कह रहा है कि ये विली जो होता है उनके एरिया को, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वॉल में होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का जो लेयर होती है, परत होती है, उसके साइड में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यानी कि जैसे कि आप झाड़ू देखे हैं किसी चीज़ को, शार्पनर में एक ठो कटर में आता है शार्पनर की तरह, ठीक है, साफ़ करने के शार्पनर जो होता है, हमारा कटर जो होता है, उसको मिटाने के बाद उसमें रबड़ भी होता है, कटर भी होता है, और एक तरह की ब्रश की जैसा एक तरफ दिया होता है। तो उसी ब्रश लाइक स्ट्रक्चर की तरह ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में, यानी उसके परत में होती हैं, जो कि क्या करता है, उसके एरिया को, यानी कि उस इंटेस्टाइन के एरिया को क्या कर देता है, 5 गुना बढ़ा देता है। Each village is supplied with an arteriole and venuole and blood capillaries, a lymph vessel or lateral and lymph capillaries। कह रहा है इच विलीज, विलस, कह रहा है इच विलस, प्रत्येक जो विलस होता है, विली उसका प्लूरल है लेकिन इसको सिंगुलर में विलस कहते हैं। इच विलस इज सप्लाइड, कह रहा है प्रत्येक विलस सप्लाइड करता है, प्रदान करता है विथ एन आर्ट्रियोल, एक आर्ट्रियोल के साथ, वेन्यूल के साथ, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, यानी कि रक्त नली जिसको कहते हैं, अ लिम्फ वेसल और लैक्ट्रियल एंड लिम्फ कैपिलरीज, ये सारे उसी में पाए जाते हैं, किसमें, उस विलस में, यानी उस स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब चिल्ड्रन आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज हमारा क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज देखिए हमारा, नेक्स्ट पेज अब आ गया क्या हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, इसके बारे में हम कुछ जानेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की चिल्ड्रन लंबाई होती है 1.5 मीटर, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितना होता है, 7.5 मीटर, और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर होता है। मैंने पहले ही बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो छोटी होती है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर बट शॉर्टर। कह रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर यानी चौड़ा होता है लेकिन छोटा होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट्स लेंथ इज अबाउट 1.5 मीटर, इसकी लेंथ लगभग 1.5 मीटर की होती है। द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड होना चाहिए, अनडाइजेस्टेड फूड लिखा है, ठीक है। कह रहे हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है,
इसका मुख्य कार्य होता है पानी और साल्ट को, जो कि उस अनडाइजेस्टेड फूड से प्रोड्यूस होता है, उसको एब्जॉर्ब करना, सोख लेना, ठीक है, ले लेना कह लें तो। उसका मुख्य कार्य वही होता है कि उस अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और साल्ट को क्या कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। रेक्टम, अब देखिए रेक्टम का बात आती है। अब वही रेक्टम क्या करती है मैं बता दूं। रेक्टम देखो सबसे हमारे उस एलिमेंट्री कैनल का लास्ट पार्ट्स तो एनस है, लेकिन उससे पहले होता है रेक्टम। इस रेक्टम में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको ले लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि दिया है कि रेक्टम में द अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन, कह रहा है कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड जो बच जाते हैं उसके बाद भी, लार्ज इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के बाद भी जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाते हैं उसको गुजार दिया जाता है, पास करा दिया जाता है इनटू द रेक्टम, किसमें, रेक्टम में, एंड इज स्टोर्ड हियर एज ए सेमी सॉलिड फेसेस, और यह एक सेमी सॉलिड मल के रूप में होता है, ठीक है। सेमी सॉलिड यानी कि हल्की सॉलिड, पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता है, कठोर पूरा होता है, लेकिन वो पूरी कठोर नहीं होती है, सेमी सॉलिड होती है, सेमी सॉलिड मल के रूप में, यानी कि आधी सॉलिड मल के रूप में वहाँ पे स्टोर्ड होता है, और जो कि किसके थ्रू बाहर निकलता है, तो यही फेसेस, यही मल, जो मल द्रव्य होते हैं यही निकलते हैं किससे, एनस से, ठीक है। ओपनिंग कॉल्ड द एनस, थ्रू एन ओपनिंग, यानी एक ओपनिंग से, यानी एक होल से निकलते हैं जिसको हम एनस कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन, और इस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकलने की प्रक्रिया, निष्कासन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इजेशन कहलाती है। सो चिल्ड्रन अब पढ़ेंगे, देखिए अब तक तो हम ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे थे कि ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनल वगैरह, फूड कैसे अंदर आती है, फूड को कैसे लेते हैं, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। अब पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनकी डाइजेशन कैसे होती है, जैसे कि काऊ हुआ, बुफैलोज हुए, ये सारे एनिमल्स की डाइजेशन प्रक्रिया कैसे होती है, तो पढ़ते हैं, चलिए जानते हैं इसके विषय में भी। सबसे पहली बात चिल्ड्रन मैं बता दूं कि हमारे पास तो एक ही स्टमक होता है, लेकिन उनके पास 4 स्टमक होते हैं। जो ऐसे जानवर यानी बुफैलो हुए, काऊ हुए, इनके पास 4 स्टमक होते हैं, 4 थैले होते हैं स्टमक के, ठीक है। उसके बारे में पढ़ूंगा और बताऊंगा आपको, जैसा कि चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन टू सी ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग लेजियरली कंटिन्यूसली, यानी घास भूसों को क्या करते हैं, खाते हैं लगातार, इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जब तक कि वो पूरी तरह से खा ना लें। The grass-eating animals such as cow, buffaloes, horse, etc. swallow half-chewed grass quickly and store it in a part of their stomach called rumen. कह रहा है कि पहला पार्ट जो इसका होता है वो rumen होता है, यानी कि यहाँ जब कोई भी जानवर, जैसे कि कोई भी जानवर नहीं, जैसे कि काउज हुआ, बुफैलोज हुए या हॉर्स हुए, इनको अगर घास खिलाओगे या जो भोजन ये खाते हैं जैसे मुंह में लेंगे तो ये मुंह में उसको क्या करते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, रूमिनेट करते रहते हैं, ठीक है। इसको रूमिनेशन भी कहते हैं, जिसको पागुर करना हम लोग कहते हैं। नहीं कहते हैं कि पागुर कर रही है गाय, तो अपनी भाषा में, ठेठ भाषा में हम क्या कहते हैं, पागुर करना। तो वो मुंह में लेकर चबाती रहती है, तो मुंह में लेकर चबाती रहती है, तो पहले चबाने के बाद जैसे मुंह में लेती है पूरे भोजन को, तो एक साथ वो खा नहीं लेती, वो कुछ भोजन को क्या कर देती है, स्टोर कर लेती है। कहाँ पे, स्टमक का एक पार्ट्स होता है उसका, स्टमक के 4 पार्ट्स इसके होते हैं चिल्ड्रन, जिसमें एक पार्ट जो होता है, जैसे पहला र्यूमेन होता है, दूसरा रेटिकुलम होता है, ओमेसम होता है, और चौथा होता है एबोमेसम। एबोमेसम, ये 4 पार्ट्स होते हैं इस टाइप के जानवर में। हमारे स्टमक में 4 थैले होते हैं। मैं बताया हमारे स्टमक में तो एक ही थैले, सिंगल बैग्स होते हैं, लेकिन इनमें 4 बैग्स होते हैं उनके स्टमक में। तो ये अपने उस भोजन को जो मुंह में लेती हैं उनको क्या कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं पहले पार्ट्स में स्टमक के, जिसको क्या कहते हैं, र्यूमन कहते हैं। हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड, जहाँ भोजन पार्शियल यानी कि आधा अधूरा डाइजेस्ट होता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड, उसको हम क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं, यानी जो आधा अधूरा भोजन जो पचा होता है, पूरी तरह से पचा नहीं होता, उस आधे अधूरे भोजन को हम कर्ड कहते हैं। व्हेन द एनिमल्स आर नॉट ईटिंग, जब एनिमल्स कुछ नहीं खाती है या नहीं खा रही होती है, तो देखते हैं कि जब जानवरों को कुछ नहीं दिया जाता है तो चुपचाप बैठ के अपने मुंह को चलाती रहती हैं। तो चलाती रहती हैं तो मतलब क्या, बेफिजूल की नहीं चिल्ड्रन, वही जो स्टोर की होती हैं र्यूमेन में, जो र्यूमेन में कुछ भोजन अपना स्टोर की होती हैं, उस भोजन को वापस से लेती हैं मुंह में, यानी कि बाहर लेती हैं और मुंह में लेकर उसी को चबाती रहती हैं।
देखिए दिया, व्हेन द एनिमल्स आर नॉट ईटिंग द कर्ड रिटर्न्स, वही कर्ड जो होता है वो रिटर्न आता है कहाँ पे, माउथ में यानी मुंह में, इन स्मॉल लम्स यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में, एंड इज च्यूड, और उसको क्या करती रहती है, वो चबाती रहती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, जिसको हम रूमिनेशन या पागुर करना भी कहते हैं। दिज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट, वैसे जानवरों को हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। रूमिनेंट्स हैव 4 चैम्बर्स, मैं बताया ना उनके 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 थैले होते हैं उनके स्टमक में। पहला चैम्बर्स बताया था कॉल्ड ड्यूमेन, दूसरे को रेटिक्यूलम, एंड तीसरे को ओमेसम, और चौथे को एबोमेसम। ठीक है, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। अब बताएं, देखिए इसमें ये जो भोजन करती हैं, इनके भोजन का न पचने का कारण क्या होता है चिल्ड्रन, मैं बता दूं कि एक साथ में ये डाइजेस्ट क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि इसमें सेलुलोज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में समय लगता है, ठीक है, और हमारे भोजन में सेलुलोज नहीं बल्कि ग्लूकोज होता है, ठीक है। और ये ग्रास वगैरह जो जानवर हरी पत्तियाँ और घास वगैरह जो खाती हैं, इस घास में, ये वीड्स में जो मैक्सिमम फील्ड्स में होते हैं, इसमें सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। जिस सेलुलोज की मात्रा अधिक होने के कारण मोस्ट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। कह रहा है कि मोस्ट एनिमल्स यानी अधिकांश जानवर या ह्यूमन बींग उसको डाइजेस्ट नहीं करता है या नहीं कर पाता है। रूमिनेंट्स हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैल्शियम, ठीक है, दिया है। रूमिनेंट्स के पास लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि बहुत बड़ी थैली कि जैसा स्ट्रक्चर बनावट रचना होती है, जिसको हम कैल्शियम कहते हैं, बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच मध्य होता है। सेलुलोज ऑफ द ग्रास इज डाइजेस्ट हियर, वहीं जाके वो सेलुलोज यानी कि इसी कैल्शियम में वो सेलुलोज क्या होता है, डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सेलुलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरिया। किसके द्वारा, तो सेलुलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरिया के द्वारा, यानी सेलुलोज को पचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा उस सेलुलोज को डाइजेस्ट किया जाता है उस बैक्टीरिया के द्वारा। दिस बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, और यह बैक्टीरिया ह्यूमन में नहीं होती, इसी कारण ह्यूमन इस सेलुलोज को नहीं पचा पाता। इट इज़ ड्यू टू दिस डैट ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट ग्रास या सेलुलोज, इसी कारण ह्यूमन घास को या फिर सेलुलोज को नहीं पचा पाता है, नहीं डाइजेस्ट कर पाता है। ओके चिल्ड्रन, लेट्स, आज का क्लास उम्मीद है कि यहीं ओवर होगा, ठीक है, क्योंकि आगे तो आपका न्यू वर्ड्स और कीवर्ड्स आएंगे। तो बाकी अब कल के क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास आपका लेसन 3 स्टार्ट होने वाला है, और इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह कराऊंगा, जो कि मैं पहले ही फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग वगैरह करा चुका हूं, आपने शायद कर भी लिया है, और नहीं किया है तो आप कर लीजिए, मैं आपको सेंड कर चुका हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स या फिर मैचिंग वगैरह में क्या कैसे होगा, सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। सो चिल्ड्रेन, आप अपनी होमवर्क की जो कॉपी है यानी फेयर कॉपी है, उसके साथ साथ कंप्लीट करते रहिए, और मैं आपको क्वेश्चन आंसर इसका कराऊंगा। ओके चिल्ड्रेन, सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर स्टडी एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।